नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संसारम में। मैं हूं दिनेश साहू और आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है वर्ग 2 पात्रता परीक्षा से रिलेटेड जो एसएसटी सब्जेक्ट है या फिर सोशल साइंस सब्जेक्ट है, इसके अंतर्गत ज्योग्राफी का पहला लेक्चर हमारा होने वाला है। एक लेक्चर ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था जिसमें हमने कंप्लीट ज्योग्राफी का जो सिलेबस था आपका पात्रता परीक्षा का, उसको डिस्कस किया था या फिर उसको डिकोड किया था। प्रीवियस लेक्चर आप जरूर देख लीजिए। अब चूंकि हम भूगोल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए हैं, कुछ महत्वपूर्ण थ्योरियां दी गई हैं। ओके, तो इन्हीं थ्योरी को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अक्सर ये सिद्धांत या फिर जो ये थ्योरी हैं बच्चे कभी नहीं पढ़ते हैं, और प्रीवियस 4-5 सालों के यदि आप पेपर उठा लें तो यहाँ से आपको हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला ही मिला है। अब बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी नहीं पढ़ते हैं और ये क्वेश्चन हमेशा वो गलत करके आते हैं या फिर छोड़ करके आते हैं। ठीक है, तो ये सारी ये जो थ्योरी हैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर हमने पूरा सिलेबस डिकोड किया था, वो लेक्चर आप जरूर देख लीजिएगा। ओके, चलिए, तो कौन कौन से सिद्धांत है। एक है थ्योरी ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का सिद्धांत इसको हम बोलते हैं। एक है सीक्वेंशियल ऑक्यूपेंस थ्योरी, ओके, और एक है हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी। ठीक है, तो ये तीन सिद्धांत है, तीनों सिद्धांत को हम समझेंगे, काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए तो सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ओके, और पहला जो सिद्धांत है हमारा थ्योरी ऑफ द अर्थ या फिर पृथ्वी का सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जेम्स हटन के द्वारा दिया गया था, आपको याद रखना है। बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जियोलॉजी के दृष्टिकोण से, भूगर्भ शास्त्र, भूगर्भ विज्ञान को समझने के लिए एक बहुत ही फंडामेंटल सिद्धांत है, थ्योरी हो। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही आ जाता है, थ्योरी ऑफ द अर्थ। ये इनकी एक बुक थी। ओके, तो इसमें ये सारा सिद्धांत इन्होंने प्रकाशित किया था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि थ्योरी ऑफ द अर्थ सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो जेम्स हटन के द्वारा दिया गया। और कब दिया गया? तो याद रखिएगा 1788 में। ओके, ये जो सिद्धांत दिया गया था, ये सिद्धांत इन्होंने दिया था 1788 में। ठीक है, किससे संबंधित है? ये जियोलॉजी से संबंधित है। किससे? जियोलॉजी से संबंधित है, भूगर्भ शास्त्र से संबंधित ये सिद्धांत है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम इसका पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करेंगे, इसकी भूमिका को समझेंगे कि आखिर ये सिद्धांत है क्या, क्यों इसको दिया गया। ओके, थ्योरी ऑफ द अर्थ इन्होंने अपने सिद्धांत में बोला क्या। ओके, इसके अलावा इसका इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, इसको भी हम डिटेल में यहाँ पर समझेंगे या डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले इस सिद्धांत की हम भूमिका समझते हैं या फिर इंट्रोडक्शन को समझते हैं कि इस सिद्धांत की भूमिका क्या है। देखो, जब ये सिद्धांत आया, इन्होंने प्रकाशित, जब ये सिद्धांत इन्होंने दिया, इससे पहले क्या चलन था? इससे पहले लोग ये समझते थे कि हमारी जो पृथ्वी का विकास हुआ है ना, जो पृथ्वी का विकास हुआ है ना, या फिर जो इवोल्यूशन हुआ है पृथ्वी का, है ना, इवोल्यूशन। ठीक है, ये अचानक घटनाओं से हुआ है। ये अचानक हुई घटनाओं, अचानक हुई घटनाओं से हुआ है। पहले लोगों का मानना क्या था, जब इन्होंने ये सिद्धांत दिया उससे पहले क्या मानना था कि पृथ्वी का जो विकास हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, जो पृथ्वी में घटनाएं हैं, ये अचानक से हुई और पृथ्वी का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो ये जो चलन चल रहा था, इसी को जो जेम्स हटन है इन्होंने तोड़ा, है ना, और थ्योरी ऑफ द अर्थ, ये जो इनका सिद्धांत था, इसको प्रकाशित किया। इन्होंने ये कहा कि पृथ्वी का जो विकास हुआ है, पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है, ठीक है, ये अचानक घटनाओं से नहीं हुआ, बल्कि समय के साथ धीरे धीरे, है ना, समय के साथ धीरे धीरे जो पृथ्वी पर घटनाएं होती हैं, जो घटनाएं होती हैं, इसके पश्चात ही पृथ्वी का विकास हुआ है। पृथ्वी का विकास हुआ है। ठीक है, तो ये इसकी एक सिंपल सी भूमिका है। अभी मैंने आपको सिद्धांत नहीं समझाया है, अभी जस्ट आपको भूमिका बताई है कि आखिर इसकी भूमिका क्या है। ठीक है, तो पहले लोग ये मानते थे कि पृथ्वी का विकास कैसे हुआ है, अचानक होने वाली घटनाएं। अचानक घटनाओं से मतलब क्या है? जैसे कि बहुत बड़ा कोई भूकंप आ गया। ओके, अचानक से कोई ज्वालामुखी बहुत बड़ा फूट गया, ज्वालामुखी वॉल्केनिक इरप्शन हो गए। ठीक है, या फिर कोई विशाल उल्का टकरा गया, उल्का घटनाएं। ठीक है, उल्का, उल्काश्म की घटनाएं, इस प्रकार की चीजें, है ना, इनको हम बोलते हैं अचानक घटनाएं। ठीक है, तो पहले ये चलन था। फिर जब ये आए, हटन साहब आए, तो इन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, पृथ्वी का जो विकास हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है, ये पृथ्वी के में जो धीरे धीरे घटनाएं होती हैं,
है ना। धीरे धीरे घटनाएं क्या है, इसका मतलब क्या है, अभी हम आगे समझेंगे। तो इससे हुआ है, ठीक है। अब हम आते हैं इनकी थ्योरी में कि आखिर थ्योरी ऑफ द अर्थ क्या है, पृथ्वी का सिद्धांत क्या है, ठीक है। तो इन्होंने कुछ पॉइंट दिए थे, जैसे कि पहला पॉइंट था कि पृथ्वी का निर्माण, पृथ्वी का निर्माण एक एक झटके में नहीं हुआ, ठीक है। देखो, इन्होंने ये बोला कि पृथ्वी का जो निर्माण है ये एक झटके में नहीं हुआ है, बल्कि धीरे धीरे हुआ है। कैसे हुआ है? धीरे धीरे हुआ है, एक झटके में इसका निर्माण नहीं हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ आपको एग्जाम्पल देता हूं। जैसे कि नदियां, ओके, नदियां क्या करती हैं, लगातार बहती हैं, लाखों वर्षों से बह रही हैं, करोड़ों वर्षों से बह रही हैं। धीरे धीरे वो डिपॉजिट करती हैं चीजों को, है ना। जैसे कि अवसाद, जैसे कि नदियों का एक एग्जाम्पल दूं मैं, है ना। नदियां नदियां क्या करती हैं, ये लगातार ये लगातार अपनी घाटी को गहरा करती हैं, अपनी घाटी को गहरा करती हैं, है ना, कटाव करती हैं, घाटियों का फॉर्मेशन करती हैं। अब जो ये घाटी बनी, जैसे कि मान लो ये पर्वत है, ओके, और यहाँ पर ये घाटी है, ये वैली है, ये पर्वत है, एक पर्वत ये हो गया, दूसरा पर्वत ये हो गया, ये पर्वतीय घाटी हो गई। अब ये घाटी ऐसा तो नहीं है कि 2, 5, 10 या 20 या फिर 50 या 100 सालों में बनी, नहीं। इस घाटी को बनाने, यहाँ पर यदि कोई नदी प्रवाहित हो रही है तो इस घाटी को बनने में नदियों को लाखों करोड़ों वर्ष लग गया होगा, लाखों करोड़ों वर्ष लग गया होगा। तो यही है धीरे धीरे होने वाली घटनाएं। समय के साथ लगातार नदी क्या कर रही है, अपनी घाटी को गहरा करते जा रही है। जैसे कि पहले घाटी कैसी होगी, पहले घाटी ऐसी होगी, है ना, पहले ऐसी घाटी होगी, पानी यहाँ बह रहा है, लगातार उसने घाटी को गहरा किया और अब घाटी ऐसी हो गई, ओके, इतनी गहरी हो गई। तो ये क्या हो रहा है, समय के साथ लगातार नदी कटाव कर रही है, ओके, इसमें समय लगता है और धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, स्थल रूप में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो एक ये हो गया कि पृथ्वी का निर्माण जो है एक झटके में नहीं होता, धीरे धीरे होता है समय के साथ साथ। इन्होंने थोड़ा सा रॉक साइकिल को भी बताया है ना, रॉक साइकिल के बारे में, ठीक है। रॉक साइकिल को आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे हमारे पृथ्वी का इतिहास में, है ना, इन्होंने ये चीज़ नहीं बताई पर मैं रॉक साइकिल थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ कि हमारे की पृथ्वी का जो इतिहास था, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो हमारी पृथ्वी क्या थी, हमारी पृथ्वी एक आग का गोला थी। हमारी पृथ्वी क्या थी, आग का गोला। मतलब हमारी पृथ्वी बाहर से भी क्या थी, गर्म थी, अंदर से तो पृथ्वी अभी भी गर्म है, लेकिन उस समय पर पृथ्वी का टेम्परेचर बाहर से भी बहुत ज़्यादा था, ऊपर बहुत सारे वॉल्केनो फूट रहे थे, गर्म पदार्थ ऊपर लगा हुआ था। समय के साथ क्या हुआ, पृथ्वी ठंडी हुई, पृथ्वी का शीतलन हुआ, है ना, शीतलन हुआ और चट्टानें बनी, है ना, चट्टानें बनी। अब इस प्रक्रिया में ही पृथ्वी को करोड़ों वर्ष का समय लग गया। आग का गोला थी, ऊपर भी गर्म पदार्थ जमा हुआ था, उस समय जीवन वगैरह कुछ नहीं था। ये गर्म पदार्थ ठंडा हुआ, इसका शीतलन हुआ और चट्टानें बनी। ये जो चट्टानें बनी, ये कौन सी चट्टानें थी, ये आग्नेय चट्टानें थी। कौन सी थी, आग्नेय, या फिर ये इग्नियस रॉक थी। ये कौन सी रॉक थी, इग्नियस रॉक थी, आग्नेय चट्टानें थी, है ना। तो पृथ्वी के इतिहास की जो प्राथमिक चट्टानें हैं, प्राइमरी रॉक्स हैं, वो कौन सी हैं, इग्नियस रॉक हैं। समय के साथ इनमें अपक्षय हुआ, अपर्दन हुआ, इनमें टूट फूट हुआ और इनके ही सेडिमेंट से एक चट्टानें बनती हैं, अवसादी चट्टानें, अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स, है ना। इन्हीं चट्टानों की जब ताप में और दाब में परिवर्तन हुआ, टेम्परेचर में, प्रेशर में चेंजेस आए, तो इनसे ही कौन सी चट्टानें बनी, इनसे ही कायांतरित चट्टानें बनी, कायांतरित चट्टानें बनी। जब हमारी पृथ्वी पर जीवन आया और इन अवसादी चट्टानों में बीच बीच में जीवों के अंश छूट गए, तो उससे ही क्या हुआ, जीवाश्म इन चट्टानों में मिलना शुरू हुए और उन्हीं जीवाश्म से अभी हमें क्या मिलता है, पेट्रोलियम वगैरह मिलता है, ठीक है। तो एक लंबी घटना के पश्चात आग्नेय, अवसादी, कायांतरित इन चट्टानों का फॉर्मेशन हुआ। जब जीवन आया तो जीवाश्म इन चट्टानों में मिले, इनसे ही क्या हुआ, पेट्रोलियम गैस वगैरह उत्पादित हुए, ठीक है। ये सारी चीजें, तो कहने का मतलब है जो हटन साहब ने बोला कि जो हमारी पृथ्वी पर वर्तमान घटनाएं चल रही हैं, इनका इनका कंक्लूजन क्या था कि वर्तमान जो भी घटनाएं हैं, वर्तमान जो भी घटनाएं हैं, ठीक है, ये अतीत से चल रही हैं, ये अतीत से चल रही हैं, लंबे समय से ये घटनाएं चल रही हैं और वर्तमान में भी चल रही हैं और लगातार पृथ्वी का स्वरूप इन घटनाओं के कारण क्या होता है, बदलता रहता है, आपको याद रखना है।
और इन्होंने क्या बोला कि पृथ्वी का निर्माण एक लंबे समय में हुआ है। इन्होंने क्या बोला कि पृथ्वी का जो निर्माण है, पृथ्वी का निर्माण जो है एक लंबे समय में हुआ है, लंबे समय में हुआ है। ठीक है, पृथ्वी का निर्माण एक लंबे समय में हुआ है, इसको ही बोला गया डीप टाइम। डीप टाइम एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डीप टाइम जो है इसका रिलेशन किससे है ना? तो इसका रिलेशन जो हटन साहब ने बताया था कि पृथ्वी का की जो एज है वो काफ़ी ज़्यादा है। एग्जैक्ट उन्होंने एज नहीं बताई पृथ्वी की, है ना? जैसे कि आपको पता होगा 4.6 अरब वर्ष हमारी पृथ्वी की लगभग आयु है। तो एग्जैक्ट तो उन्होंने नहीं बताया था, पर ये बताया था कि पृथ्वी की जो एज है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसको ही इन्होंने क्या बोला, डीप टाइम बोला। ठीक है, तो ओवरऑल यदि मैं कंक्लूजन दूं इस पूरे सिद्धांत का, तो हटन साहब ने यही बोला था कि हमारी पृथ्वी का जो विकास हुआ है या फिर हमारी पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है वो अतीत से अभी तक हो रहा है, धीरे धीरे समय के साथ, स्लो 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 धीरे धीरे होने वाली घटनाओं के पश्चात हुआ है। उसमें उन्होंने अपर्दन की बात की, अपक्षय की बात की, कटाव की बात की, है ना? तो ये सारी जो अंतर्जात बल बहिर्जात बलों की बात भी की थी इन्होंने, है ना? याद रखिएगा, यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, इन्होंने अंतर्जात बल, अंतर्जात बल और जो बहिर्जात बल काम करते हैं, बहिर्जात बल काम करते हैं, इंडोजेनेटिक फोर्सेस, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस जो काम करते हैं, इनकी इन्होंने बात की, है ना? तो ये इनकी थ्योरी का एक क्या था, एक कंक्लूजन था, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब देखिए, इन्होंने जो ये पूरा सिद्धांत दिया था, इन्होंने जो पूरा सिद्धांत दिया था, इसमें कुछ कमियां भी थी, है ना? इसमें कुछ कमियां थी। कमियां क्या थी, तो ये थोड़ा समझ लो। कमियां इन्होंने ये बताई थी कि इन्होंने सिर्फ एक बात पर फोकस किया कि पृथ्वी का विकास धीरे धीरे होने वाली घटनाओं से हुआ है, जबकि मॉडर्न जो जियोलॉजी की थ्योरी है वो ये कहती है, मॉडर्न थ्योरी क्या बोलती है कि धीरे धीरे वाली जो घटनाएं हैं ये तो है ही, साथ ही साथ जो सडन चेंजेस आते हैं पृथ्वी में, सडन घटनाएं होती हैं, ठीक है, उसमें भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है, मतलब पृथ्वी के विकास के लिए। जैसे कि इन्होंने सिर्फ बात किसकी की कि धीरे धीरे होने वाली होने वाली घटनाओं की। ठीक है, ठीक है, इन्होंने क्या किया कि पृथ्वी का जो विकास हुआ है ये समय के साथ जो धीरे धीरे घटनाएं होती हैं, अपक्षय, अपरदन, कटाव, ज्वालामुखी, भूकंप, इनसे पृथ्वी का इन्होंने पूरा फोकस इस बात पे ही किया। लेकिन जो मॉडर्न जियोलॉजी है ये क्या बोलती है कि ये तो पॉइंट सही है ही, लेकिन इसके साथ में एक और पॉइंट क्या है कि कुछ सडन घटनाएं भी होती हैं, कुछ अचानक होने वाली घटनाएं भी होती हैं, अचानक होने वाली घटनाएं, होने वाली घटनाएं जैसे कि ज्वालामुखी, है ना, भूकंप, उल्का, उल्कापात, है ना, उल्का की घटनाएं, तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं पृथ्वी के विकास में। मतलब जब से पृथ्वी का विकास हुआ है ना, तो उसके विकास के क्रम में ये दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, सडन घटनाएं भी और धीरे धीरे होने वाले भी घटनाएं। जबकि इन्होंने क्या किया था, पूरा फोकस इसमें ही किया था। तो ये कुछ इनकी थ्योरी की लिमिटेशंस भी हैं, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जाम वाले पॉइंट हैं, जैसे कि द बुक थ्योरी ऑफ द अर्थ वाज रिटन बाय जेम्स हटन। ठीक है, तो इनकी ये बुक थी, याद रखिएगा, थ्योरी ऑफ द अर्थ। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, थ्योरी ऑफ द अर्थ ये बुक जो है या फिर ये अपने आप में सिद्धांत जो है, ठीक है, ये किसने दिया था, जेम्स हटन ने दिया था, है ना। अब इस सिद्धांत को क्या नाम दिया जाता है, तो यूनिफॉर्मिटेरिज्म। ठीक है, यूनिफॉर्मिटेरिज्म, ठीक है, ये सिद्धांत का नाम है, याद रखना है। ठीक है, जो कि इन्होंने दिया था, इस सिद्धांत को ये बोला जाता है। जेम्स हटन इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न जियोलॉजी, है ना, इनको मॉडर्न जियोलॉजी का फादर भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो सिद्धांत दिया था एक प्रकार से आधार है, बेस है। हालांकि कुछ लिमिटेशंस थी इसमें, लेकिन फिर भी ये एक प्रकार से आधार है, आपको याद रखना है। एक और पॉइंट है, प्रेजेंट इज द की ऑफ द पास्ट इज एसोसिएटेड विथ यूनिफॉर्मिटेरिज्म। ठीक है, तो ये पॉइंट भी थोड़ा सा आप याद रखिएगा। तो ये सारे एग्जाम वाले पॉइंट हैं, ये दिमाग में रख लीजिएगा। बाकी जो मैंने आपको बताया है एक प्रकार से आधार, देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल में जाकर के तो हमें नहीं पढ़ना है इस थ्योरी को, पर इसका जो पूरा एक जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सभी मैंने आपको अच्छे से डिस्कस करा दिए हैं। ठीक है, चलिए अगला जो सिद्धांत है उसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा कि वर्ग 2 सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का बाइलिंगुअल बैच है, जिसका नाम है इन्फिनिटी बैच। क्या नाम है, इन्फिनिटी बैच,
जो कि मात्र 749 रुपीज़ में हमारी संसारम एप्लीकेशन पर आपको मिल जाता है। कहाँ पर मिलता है? संसारम एप्लीकेशन पर आपको मिल जाता है। तो इसको आप चेकआउट कर सकते हो। हमारे जो भी यहाँ पर टीचर्स हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं और यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको तैयारी कराने वाले हैं, ठीक है? इस बैच को चेकआउट ज़रूर कर लीजिए। चलिए, अगला जो सिद्धांत है जो हमें पढ़ना है वो है सीक्वेंशियल ऑक्यूपेंस थ्योरी, है ना? क्रमिक बसावट सिद्धांत, है ना? ये डरवेंट विट्ले का सिद्धांत है, आपको याद रखना है। किनका है? डरवेंट विट्ले का ये सिद्धांत है, आपको याद रखना है। क्रमिक बसावट सिद्धांत। अब नाम में ही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सीक्वेंशियल ऑक्यूपेंस थ्योरी। सीक्वेंशियल का मतलब क्या होता है? क्रम से। क्या होता है इसका मतलब? क्रम से। और ऑक्यूपेंस का मतलब क्या होता है? यहाँ पर लिखा है बसावट। मतलब समय के साथ, एक लंबे समय में समय के साथ बसावट, है ना? बसावट में क्या क्या चेंजेस आते हैं, सीक्वेंशियल ऑक्यूपेंस थ्योरी नाम से ही समझ में आ रहा है। किसने ये सिद्धांत दिया था ये थोड़ा सा आप समझ लेना, है ना? ये ह्यूमन ज्योग्राफी, याद रखिएगा, मानव ज्योग्राफी, मानव भूगोल, है ना? मानव भूगोल को समझने के लिए ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी को समझने के लिए ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है, आपको याद रखना है, ठीक है? इसका मतलब क्या है? इसका सिंपली मतलब ये है कि किसी स्थान पर समय के साथ अलग अलग मानव समूहों की क्रमिक वसावट, ठीक है? इसको मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको डिस्कस कराता हूं, ठीक है? आपने देखा होगा, ठीक है, ठीक है, आपने देखा होगा कि एक ही स्थान पर, है ना, आपने देखा होगा कि एक कोई शहर है, जैसे मान लीजिए, है ना, हर एक शहर में ये बात लागू नहीं होती, कोई एक सिटी है, कोई एक शहर है, ठीक है, यहाँ पर आपको पुराने किले देखने को मिलेंगे, है ना, किले देखने को मिलेंगे, पुराने आपको मंदिर देखने को मिलेंगे, ठीक है, एक ही जो शहर है वहां पर आपको किला भी दिख रहा है ना, पुराने आपको मंदिर या फिर ओल्ड टेम्पल भी आपको देखने को मिल रहे हैं, कुछ पुराने बने हुए घर, है ना, कुछ पुराने बने हुए जो घर हैं जो आज से 200-300 साल पहले बने थे, है ना, जैसे कि अंग्रेजों के समय पर, वो आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देख रहे हो वर्तमान स्थिति में, यदि आप देखोगे तो आजकल मॉल वगैरह बन गए हैं, है ना, मॉल वगैरह का चलन आ गया है, ठीक है। आप देखोगे कि ब्रिज वगैरह बन गए हैं, है ना, आजकल ब्रिज वगैरह बन गए हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि एक ही स्थान पर किले भी देखने को मिल रहे हैं जो कि आज से 200, 300, 400, 500 साल पहले बनाए गए थे, ठीक है। पुराने मंदिर भी हैं जो आज से 200, 300, 400 साल पहले बनाए गए थे, 500 साल, 1000 साल पहले पुराने भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ओल्ड जो घर बने हुए थे अंग्रेजों के ज़माने के, वो देखने को मिल सकते हैं। वर्तमान में आप देखें तो आजकल मॉल बन गई हैं, बड़ी-बड़ी जो बिल्डिंग होती हैं, ओके, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग होती हैं, ये देखने को मिलती हैं, ब्रिज देखने को मिलते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि प्राचीन समय से, है ना, प्राचीन समय से वर्तमान तक, वर्तमान तक, ठीक है ना, प्राचीन समय से यदि आप वर्तमान में आओगे, इस प्रकार से स्केल यदि मैं बना लूँ, तो हर एक टाइम ज़ोन में, हर एक टाइम ज़ोन में आप देखोगे सीक्वेंशियल ऑक्यूपेंस, है ना? तो किसी भी स्थान में यहाँ पर जो लिखा है, समय के साथ जो अलग-अलग मानव समूहों में क्रमिक बसावट में परिवर्तन आता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंशियल ऑक्यूपेंस थ्योरी बोलते हैं। इसको थोड़ा-सा मैं और आपको समझाता हूँ, जैसे कि ये इसमें जो सिद्धांत है, ये कल्चरल लैंडस्केप की अवधारणा पर आधारित है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, इन ये जो सिद्धांत है ना, इनमें से क्वेश्चन आएगा, इनमें से कौन सा सिद्धांत कल्चरल लैंडस्केप की अवधारणा पर आधारित है? तो कौन सा सिद्धांत है? सीक्वेंशियल ऑक्यूपेंस थ्योरी जो है, ये कल्चरल लैंडस्केप की अवधारणा पर आधारित है। अब कल्चरल लैंडस्केप क्या है, इसको थोड़ा हम समझते हैं। जैसे कि लैंडस्केप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नेचर से, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज से, ठीक है, और टाइम से। ये तीन चीज से होता है इसका मतलब। फॉर एग्जाम्पल, नेचर का मतलब क्या है? स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या थी? सिर्फ नेचर ही थी, मतलब पर्वत थे, ओके, नदियां थी, ठीक है, मैदान थे, ठीक है, जंगल थे। शुरुआत में क्या था? इंसान तो बहुत बाद में आए, पहले तो क्या था? पहले तो सिर्फ ये चीजें थी, जंगल होते थे, पर्वत होते थे, है ना, मतलब नेचर आप बोल लीजिए, मैदान होते थे, जंगल होते थे, पर्वत होते थे, नदियां होती थी, ठीक है, ये सारे, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे कि ये नेचर है, ये प्रकृति है। तो स्टार्टिंग में क्या था? सिर्फ नेचर था।
समय के साथ क्या हुआ, ह्यूमन एक्टिविटीज, हमारी प्रकृति जो है इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज क्या हुई, इन्वॉल्व हुई, है ना। मतलब मानव के द्वारा जो क्रियाकलाप किए जाते हैं, है ना, इंसानों ने जरूरत के आधार पर, जरूरत के लिए बदलाव। अब प्राचीन जो मानव थे, जो होमो सेपियंस थे, है ना, जो जंगलों में रहते थे, है ना, और जैसे कि मान लीजिए किसी जानवर ने शिकार किया तो उसका बचा हुआ मांस खा लिया। पहले तो शिकार करना भी उनको नहीं आता था, तो इस प्रकार से खाते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने शिकार करना शुरू किया, फिर हथियारों का आविष्कार किया, फिर आग का आविष्कार किया। तो ऐसा एक लंबा समय चला, है ना। तो जैसे जैसे इंसानों ने विकास किया तो ज़रूरतों के हिसाब से उसने क्या किया, नदियों के किनारे आप देखोगे उन्होंने खेती करना स्टार्ट की, है ना, खेती की और अनाज का उत्पादन स्टार्ट किया, है ना, अनाज का उत्पादन स्टार्ट किया। जब खेती की, अनाज उत्पादित होने लगा तो उसको बाजार में बेचने लगे, है ना, तो बाजार आ गए, है ना, बाजार आ गए, है ना, वस्तु विनिमय एक प्रकार से शुरू हो गया, है ना, बाजार में लोग सामान को बेचने लगे। लोगों ने अपने घर बनाना स्टार्ट कर लिए, है ना, घर और कबीले बनाना स्टार्ट कर दिए, घर में रहने लगे, है ना। जो महिलाएं होती थी वो बच्चों को संभालने लगी और मर्द जो है बाहर शिकार करने या फिर कमाने जाने लगे, है ना। समय के साथ इन्होंने क्या बनाई, सड़कें बनाई, सड़क बनाई और फैक्ट्री बनाई, है ना। वर्तमान में तो आप बहुत कुछ देखोगे। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अंतर्गत क्या आता है, इंसानों ने ज़रूरत के अनुसार जो ये पहले सिर्फ प्रकृति थी इसमें कुछ बदलाव किए, है ना। जैसे कि नदियों के आसपास खेती करना स्टार्ट की, है ना। वर्तमान में तो आप देखोगे डैम वगैरह नदियों पे बना दिए, नहरों का विकास कर दिया, ठीक है। और जंगल जो हैं, है ना, जंगलों में आप देखोगे इनकी कटाई करके उन्होंने घर बना दिए, शहर बसा दिए, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़, है ना। और ये सारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हुई हैं, इनमें आपको क्या लगा है, इसमें 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 वर्ष, मतलब हज़ारों वर्षों का क्या लगा है, समय लगा है। तो एक अच्छे खासे समय के अनुसार, है ना, जो नेचर में हमने चेंजेस करे हैं, ठीक है, किसी भी जगह का एक रूप, मतलब एक एक जो रूप है वो समय के साथ ही बदलता है। इसका मतलब क्या है, कोई भी एक जगह है, उसका जो रूप है वो एक समय के साथ बदलता है, ठीक है। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसको ही हम बोलते हैं कल्चरल लैंडस्केप, आपको याद रखना है। तो इस थ्योरी में मुख्यतः इन्होंने यही बताया था, है ना, कल्चरल लैंडस्केप के बारे में कि अ, मतलब कोई भी एक स्थान जो है ये एक जैसा नहीं रहता, बल्कि समय के साथ किसमें क्या आते हैं, चेंजेस आते रहते हैं। और ह्यूमन ज्योग्राफी में इसका महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। कल्चरल लैंडस्केप की अवधारणा पर ये पूरा सिद्धांत दिया गया है, याद रखेगा, ठीक है। ज्योग्राफी में इस सिद्धांत का क्या महत्व है, तो ज्योग्राफी में इसका महत्व ये है कि मानव भूगोल को समझने में मदद करता है, भूमि उपयोग परिवर्तन में मदद करता है, शहरीकरण की व्याख्या में मदद करता है, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अध्ययन में सहायक है ना। थोड़ा सा मैं इसको और रिलेट करता हूँ यदि आप कंफ्यूज हो रहे हो। जैसे कि आप देखोगे सिंधु घाटी सभ्यता के हमें कुछ प्रमाण मिलते हैं जहाँ पर तमाम तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद आप देखोगे अंग्रेज आते हैं, है ना, बहुत हम मैंने हालांकि गैप ले लिया। अच्छा चलिए हम राजा महाराजाओं से चलते हैं ना, जो हमारे यहाँ पर राजा महाराजा होते थे वो कहाँ रहते थे, किले में रहते थे, है ना। तो आपको आज भी ये पुराने किले देखने को मिलते हैं बहुत सारे शहरों में। आप राजस्थान चले जाओगे तो बहुत सारे शहरों में आपको किले वगैरह देखने को मिलेंगे, है ना, मस्जिद देखने को मिलेंगी, है ना, मस्जिद वगैरह देखने को मिलेंगी, कुछ मंदिर भी देखने को मिलेंगे, यहाँ पर मंदिर भी देखने को मिलेंगे। तो ये किसने बनवाए, पुराने जो राजा महाराजा थे, है ना। समय के साथ और बीच में आप आओगे तो जब मुस्लिम आक्रमणकारी आए तो उन्होंने मंदिरों को तोड़ा, है ना। और आप देखोगे मंदिरों को तोड़ा तो वो खंडित मंदिर मंदिर वगैरह भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और भी समय के साथ उन्होंने मकबरे का निर्माण करवाया, है ना। जैसे कि ताजमहल वगैरह आप देखते हो, ताजमहल वगैरह, तो ताजमहल भी तो आज से मतलब कई सौ सालों पहले बनाया गया था, लेकिन आज भी वो हमारी धरोहर के रूप में है, ठीक है। फिर आप क्या देखोगे, अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने आप यहाँ पर क्या बिछाई, रेल लाइन बिछाई, ठीक है। और भी बहुत सारी फैक्ट्री वगैरह लगाई, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई होंगी, है ना। तो जगह एक ही है, शहर एक ही है, एक ही शहर में पहले किले थे, पुराने मंदिर थे। समय के साथ आप देखोगे वहाँ पर और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई, ठीक है, वहाँ पर रेलवे लाइन आ गई, वहाँ पर फैक्ट्री लग गई। आज आप देखोगे तो और कई कई माले की बिल्डिंग बन जाती है। वर्तमान में आप देखोगे तो उसी शहर में, है ना, वर्तमान में उसी शहर में आप देखोगे
कई फ्लोर की आपको बिल्डिंग देखने को मिल जाएगी, कई फ्लोर की आपको क्या देखने को मिल जाएगी, बिल्डिंग देखने को मिल जाएगी, है ना? तो कहने का मतलब है कि समय के साथ में, ठीक है, हर एक जो कोई भी क्षेत्र होता है, कोई भी शहर होता है, उसमें क्या होते हैं, हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं, मतलब वो स्थिर नहीं रहता, समय के साथ उसमें चेंजेस आते रहते हैं। याद रखना, इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसको ही हमने क्या नाम दिया था इस सिद्धांत को, तो इसको ही हम बोलते हैं सीक्वेंशियल ऑक्यूपेंस थ्योरी, जो कि डरवैंड विट्सले के द्वारा दी गई थी, ठीक है। और ये किसके आधारित है, तो ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये कल्चरल लैंडस्केप की अवधारणा पर आधारित है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, आराम से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए, ठीक है। अब इसमें कुछ देखिए लिमिटेशंस भी हैं इस थ्योरी की, जैसे कि युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं और पुरानी जो वसावट हैं, इसके साथ जो है पुराने कुछ साक्ष्य जो हैं वो मिट सकते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट वगैरह के। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताया कि जब मुस्लिम आक्रमण हुआ, है ना, तो उन्होंने हमारे भारत में आकर के बहुत तोड़ फोड़ की, जितने भी मंदिर वगैरह थे उनको तोड़ा, उनको खंडित किया। हालांकि उनके आज प्रमाण तो मिलते हैं, लेकिन फिर भी जैसे थे उस रूप में वो नहीं है ना। तो युद्ध की स्थिति हो गई, कोई बहुत बड़ा युद्ध हो गया, ठीक है, तो पूरा का पूरा शहर उससे बिगड़ सकता है ना। जो भी पुराने साक्ष्य थे, पुराने किले थे, पुराने मंदिर थे, पुरानी बसावट थी, उससे नष्ट हो सकती है। प्राकृतिक आपदाएं पुरानी वसावट मिटा सकती हैं। कोई बहुत बड़ा भूकंप आ गया तो पूरे के पूरे शहर नष्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशन है इस थ्योरी की। हर स्थान पर क्रम स्पष्ट नहीं होता है ना। हर स्थान पर यदि कहीं पर कोई किला है, मंदिर है या फिर और भी चीजें हैं, तो वो क्रम स्पष्ट नहीं होता। प्राकृतिक कारकों की भूमिका कम बताई गई इसमें, है ना। प्राकृतिक कारकों की भूमिका कम बताई गई, ज्यादातर ह्यूमन जो क्रियाकलाप थे उस पर ज्यादा फोकस किया गया, ठीक है। चलिए, तो ये दो सिद्धांत हमने डिस्कस किए। तीसरा जो सिद्धांत है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक ढाल सिद्धांत, या फिर हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी इसको हम बोलते हैं, है ना। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, भूजल स्तर का ढाल के अनुसार प्रवाह, है ना। हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी का मतलब क्या है, ये R.E. हॉर्टन के द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा। हाइड्रोलिक स्लोप मीन्स क्या होता है, स्लोप ऑफ द वाटर ऑफ टेबल, ठीक है। हाइड्रोलिक ढाल का अर्थ क्या है, जल स्तर की ढाल, है ना, वाटर लेवल की ढाल आपको याद रखना है। अधिक ढाल होगा तो प्रवाह तेज होगा, ठीक है। तो ये सिद्धांत दिया क्यों गया, पहले ये समझ लो। ये सिद्धांत दिया गया था, जैसे कि ट्यूबवेल होते हैं, कुएं होते हैं, है ना, वाटर, ग्राउंड वाटर होता है ना। तो पानी की तीव्रता, पानी जब बहता है तो उसके ढाल को समझने के लिए, है ना, कटाव को समझने के लिए, है ना, भूजल को समझने के लिए, ग्राउंड वाटर समझने के लिए, तो ये सारी जो सिद्धांत हैं या फिर ये सारी चीजें हैं, इनको समझने के लिए ये सिद्धांत दिया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी बताती है कि भूजल पृथ्वी के अंदर ढाल और दाब के अंदर अंतर के कारण कैसे प्रवाहित होता है, ठीक है। इसमें बेसिकली बोला गया क्या गया कि जैसे कि हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये, है ना, यहाँ पर जो ये भूजल है, ठीक है, यहाँ पर जो भूजल है, ठीक है, तो ये प्रवाहित कैसे होता है, ठीक है। थ्योरी बताती है कि भूजल पृथ्वी के अंदर ढाल, है ना, ढाल मतलब जैसे कि ये स्लोप है ना, तो ढाल में अंतर के कारण, जैसे कि ये ढाल है तो पानी ऐसा ही प्रवाहित होगा, ठीक है। तो ढाल ढाल के कारण और दाब में अंतर के कारण कैसे प्रवाहित होता है, जहां पर अधिक दाब होगा, है ना, वहां पानी और तीव्रता से प्रवाहित होगा, तो अधिक दाब से कम दाब वाले क्षेत्र की ओर पानी प्रवाहित होगा। तो पानी के प्रवाह को समझाने के लिए ये सिद्धांत दिया गया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी, है ना। स्लोप मतलब होता है ढाल, हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी, या फिर इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक ढाल सिद्धांत। तो ये पॉइंट थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब देखो, इन्होंने क्या क्या चीजें बताई इसमें, जैसे कि एक स्लोप की बात की, ढाल की बात की, है ना। इन्होंने ये बात की कि यदि स्लोप अधिक होगा, है ना, जैसे कि स्लोप अधिक होगा, ठीक है, ढाल यदि तीव्र है तो यहाँ पर जो पानी है ना, यहाँ पर जो वाटर है, ठीक है, उसकी स्पीड भी क्या होगी, उसकी स्पीड भी होगी ज़्यादा, है ना। इन्होंने पहला पॉइंट अपनी थ्योरी में बताया कि स्लोप यदि तीव्र है, ढाल यदि तीव्र है, यदि ढाल ऐसा है, तो पानी की स्पीड भी क्या होगी, बहुत तीव्र होगी, ठीक है। मोर स्लोप मोर स्पीड। दूसरी चीज इन्होंने क्या बताई, दूसरी चीज इन्होंने बताई पारगम्यता, है ना। यदि चट्टानों में छिद्र हैं, पूरश है ना, किसी भी रॉक में, यदि मान लो ये कोई रॉक है, ठीक है, और इसमें छोटे छोटे छिद्र हैं,
है ना, या फिर पोरस है, तो ये पोरस क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो छोटी छोटी नालियां बन जाएंगी उसमें। ठीक है, तो यदि ज़्यादा पोरस किसी चट्टानों में है, ठीक है, तो उसमें पानी का फ्लो जो है वो और तीव्रता से होगा, है ना। तो याद रखिएगा, मोर पोरस रॉक्स फास्टर फ्लो, है ना, तो जितनी पोरस रॉक होगी उसमें पानी का फ्लो उतना ही तेज होगा। नेक्स्ट क्या बताया, प्रेशर डिफरेंस, दाब में अंतर, है ना, ग्रेटर डिफरेंस स्ट्रॉन्गर फ्लो, है ना, यदि दाब में ज़्यादा अंतर है तो पानी बहुत तेजी से यहाँ पर फ्लो करेगा। तो मुख्यतः ये 3 पॉइंट इन्होंने अपनी इस सिद्धांत में दिए गए थे। तो यहाँ पर बस इतना आप याद रखो, ये जो इन्होंने सिद्धांत दिया था, है ना, ये किससे संबंधित है, नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा, हाइड्रोलिक ढाल, सॉरी, हाइड्रोलिक ढाल या फिर हाइड्रोलिक स्लोप से रिलेटेड है। ठीक है, पूर्णतः इन्होंने ढाल की बात की थी, तीव्र ढाल होगा तो पानी की स्पीड तेज होगी। ठीक है, जितना तीव्र ढाल होगा उतनी तेज पानी की स्पीड होगी, जितना मंद ढाल होगा उतना कम पानी का फ्लो देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, तो भूजल प्रबंधन में महत्वपूर्ण है, सिंचाई योजना में महत्वपूर्ण है, कुआं और ट्यूबवेल को समझने में महत्वपूर्ण है। ठीक है, भूजल प्रबंधन आप कैसे करते हो, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, है ना, यूजफुल फॉर इरिगेशन प्लानिंग। ठीक है, तो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। तो ये सभी जो चीज़ें हैं, है ना, ग्राउंड वाटर को समझने के लिए, उससे रिलेटेड और भी जो चीज़ें हैं उसको समझने के लिए ये सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, मैंने को सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है, इस सिद्धांत में बोला क्या गया है ना, मेन आपको थोड़ी दिमाग में रखनी है कि मेन पॉइंट इसमें क्या बोला गया है, किसके द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है। ऐसे ही जनरल क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये 3 सिद्धांत थे, सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, हमारा बैच है इन्फिनिटी बैच, जो कि सोशल साइंस एसएसटी का बैच है, आपको याद रखना है। इसको आप अवेल कर सकते हैं, है ना, परचेज कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन पर जा करके, हमारी संसारम एप्लीकेशन है, यहाँ पर जा करके आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। ओनली 749 रुपीज़ का ये कोर्स आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, तो सारी टीम आपको यहाँ पर बढ़िया तैयारी करवा देगी, है ना। चलिए, तो ये आज हमने कुछ थ्योरी डिस्कस करी थी, सिलेबस में तो ये थ्योरी आपके मेंशन नहीं है, पर चूंकि हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इन थ्योरी को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल आज का लेक्चर हम यहाँ तक ही यहाँ तक ही रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को बढ़िया करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।